जुलाई 2024 कजाकिस्तान का शहर अस्ताना, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का वो समिट जहां दुनिया के कुछ सबसे ताकतवर नेता एक छत के नीचे जमा थे। कैमरे चमक रहे थे, प्रोटोकॉल चल रहा था और तभी एक ऐसा पल हुआ जिसने पूरी दुनिया की मीडिया की नींद उड़ा दी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपनी जगह खड़े रहे, इंतजार करते रहे और जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए तो पुतिन ने आगे बढ़कर उनसे गले मिले। वो गर्मजोशी जो दो राष्ट्राध्यक्षों के बीच बहुत कम देखने को मिलती है, उस एक पल की तस्वीर पूरी दुनिया में वायरल हो गई। पर सवाल ये था, ये दोस्ती इतनी गहरी क्यों है? जब अमेरिका और पश्चिमी देश पुतिन को अलग थलग करने की कोशिश कर रहे थे, तो भारत आंख में आंख डालकर रूस के साथ खड़ा क्यों था? इसका जवाब सिर्फ दोस्ती में नहीं था, इसका जवाब एक बड़ी भू राजनीतिक शतरंज में छुपा था। फरवरी 2022 रूस ने यूक्रेन पर हमला किया। यूनाइटेड नेशंस में एक के बाद एक वोटिंग हुई। अमेरिका, यूरोप और उनके सहयोगी देशों ने रूस की कड़ी निंदा की, पर भारत ने हर बार एब्सटेन किया, यानी ना हां ना ना। पश्चिमी मीडिया भड़क उठा, भारत रूस का साथ दे रहा है, मोदी सरकार का दोहरा चरित्र। पर भारत ने एक भी बार अपना स्टैंड नहीं बदला। क्यों? क्योंकि ये दोस्ती का अंधा समर्थन नहीं था, ये एक सोची समझी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी थी, एक ऐसी विदेश नीति जो किसी एक खेमे की गुलाम नहीं है। भारत ने रूस से तेल खरीदना जारी रखा, सस्ते दामों पर। जब दुनिया भर में तेल के दाम आसमान छू रहे थे, भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को उस झटके से बचाया। ये कोई गलती नहीं थी, ये एक मास्टर स्ट्रोक था। अगस्त 2024 भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में एक तूफान आया। प्रधानमंत्री शेख हसीना, जिन्होंने 15 साल तक देश चलाया था, एक झटके में सत्ता छोड़ने पर मजबूर हो गई। छात्र आंदोलन शुरू हुआ, भड़का और देखते ही देखते वो इतना बड़ा हो गया कि हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा। वो भारत आई और नोबेल प्राइज विनर मोहम्मद यूनुस की अगुवाई में एक नई सरकार बनी। ये सुनने में एक जन आंदोलन जैसा लगता है, पर जमीनी सच्चाई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी। हसीना खुद एक इंटरव्यू में बोल चुकी हैं कि उन पर दबाव था। अगर वो एक खास देश को बांग्लादेश में एक मिलिट्री बेस बनाने देती तो उन्हें सत्ता में बनाए रखा जाता। उन्होंने इनकार किया और कुछ महीनों बाद वो देश में नहीं थी। ये संयोग है या कुछ और? बांग्लादेश अकेला नहीं है। एक नक्शे पर नजर डालिए। श्रीलंका 2022 में इकोनॉमिक कोलैप्स, गोटाबाया राजापक्सा देश छोड़कर भागे। भारी कर्ज, खाली ईंधन, भूखी जनता। इस संकट के बीच चीन ने वहां अपनी मौजूदगी और मजबूत की। नेपाल, एक के बाद एक सरकारें गिरती रहीं, राजनीतिक अस्थिरता और चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का बढ़ता प्रभाव। म्यांमार 2021 मिलिट्री कू, देश में गृह युद्ध जैसे हालात। मालदीव 2023 में चुनाव के बाद नई सरकार ने आते ही भारत से इंडियन मिलिट्री पर्सनेल को वापस भेजने की मांग की। ये सब अलग अलग घटनाएं नहीं है। भारत के चारों तरफ एक सिस्टमैटिक डिस्टेबलाइजेशन हो रही है। जियोपॉलिटिक्स के विशेषज्ञ इसे कहते हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रैटेजी। चीन भारत के इर्द गिर्द अपने प्रभाव का एक घेरा बना रहा है और इस खेल में सिर्फ बीजिंग अकेला नहीं है। मार्च 2025 भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल एक मंच पर खड़े हुए और उन्होंने कुछ ऐसा कहा जो भारत के किसी मंत्री ने पहले इतनी साफ गोई से नहीं कहा था। आप हमारे सर पर बंदूक रखकर हमसे ट्रेड डील्स नहीं कर सकते। ये बात उन्होंने अमेरिका के टैरिफ प्रेशर के संदर्भ में कही थी। डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने भारत समेत कई देशों पर भारी इंपोर्ट टैरिफ्स लगाए थे। दबाव था कि भारत अमेरिका की शर्तों पर ट्रेड डील करे। भारत ने झुकने से इनकार किया। ये छोटी बात नहीं थी। दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर के सामने एक उभरती हुई इकोनॉमिक पावर का ये कहना, हम आपकी धमकियों में नहीं आएंगे, ये एक नई भारत की आवाज थी। अब एक सवाल, क्या अमेरिका सच में दूसरे देशों की सरकारें गिराता है? क्या ये सिर्फ कोई कंस्पिरेसी थ्योरी है? नहीं, ये डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है। 1953 ईरान, CIA ने ऑपरेशन एजैक्स चलाया। लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसादेक को सत्ता से हटाया गया। वजह, उन्होंने ब्रिटिश और अमेरिकन ऑयल कंपनीज का नेशनलाइजेशन किया था।
ये अब ऑफिशियली डीक्लासिफाइड है। अमेरिकी सरकार ने खुद इसे स्वीकार किया है। 1973 चिली, CIA ने जनरल पिनोचे की कू को सपोर्ट किया। लोकतांत्रिक रूप से चुने गए साल्वाडोर अलेंडे की सरकार गिरी। अलेंडे की मौत हुई। हजारों लोगों पर अत्याचार हुए। ये भी नाउ डीक्लासिफाइड है। 1960 और इसीलिए भारत ने अपनी डिफेंस पॉलिसी में एक बड़ा फैसला किया। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम रूस से खरीदा। अमेरिका ने कैट्सा एक्ट के तहत धमकी दी कि सैंक्शंस लगेंगे। भारत ने कहा हम खरीदेंगे और खरीदा। ये भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का सबसे बड़ा प्रतीक था। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर भले हो, पर वो किसी एक देश पर निर्भर नहीं है। रूस, अमेरिका, फ्रांस, इजराइल, भारत सबसे खरीदता है और सबसे अपनी शर्तों पर। क्वाड में है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में भी है, ब्रिक्स में है, G7 के साथ डायलॉग भी है। ये नई भारत की पहचान है, नॉन अलाइनमेंट 2.0, जो किसी का दुश्मन नहीं पर किसी का गुलाम भी नहीं। मोदी और पुतिन की मुलाकातें कोई नई बात नहीं है। 2014 से अब तक दोनों नेता दर्जनों बार मिल चुके हैं। 2014 उफा, रशिया, पहली मुलाकात। 2019 व्लादिवोस्टॉक, पुतिन ने मोदी को ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में बुलाया। 2023 जब पूरी दुनिया रशिया को आइसोलेट कर रही थी, भारत के फॉरेन मिनिस्टर S जयशंकर मॉस्को गए। 2024 मोदी खुद मॉस्को गए। यूक्रेन वॉर के बीच पश्चिमी देश भड़के, पर मोदी ने पुतिन से कहा ये युद्ध का समय नहीं है। ये बात मोदी ने पुतिन के सामने, पुतिन के देश में खड़े होकर कही। ये किसी और नेता में ये हिम्मत नहीं थी। ये रिलेशनशिप सिर्फ सेंटिमेंटल नहीं है, इसके पीछे दशकों का स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है। डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स, एनर्जी डील्स, डिप्लोमैटिक ट्रस्ट। तो अब एक बार सारी तस्वीर को एक साथ देखते हैं। एक तरफ भारत अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी फॉलो कर रहा है, रूस से तेल खरीद रहा है, S-400 ले रहा है, UN में अपनी मर्जी से वोट कर रहा है। दूसरी तरफ भारत के पड़ोस में एक के बाद एक देश अस्थिर हो रहे हैं। बांग्लादेश में इंडिया फ्रेंडली गवर्नमेंट गई, मालदीव्स में इंडियन ट्रूप्स को हटाया गया, नेपाल में चीन का प्रभाव बढ़ा, श्रीलंका डेट ट्रैप में फंसा। तीसरी तरफ अमेरिका के साथ ट्रेड टेंशंस बढ़ रहे हैं, कैट्सा की धमकियां हैं, टेक ट्रांसफर्स पर रिस्ट्रिक्शंस हैं। और चौथी तरफ पीयूष गोयल खुलेआम कह रहे हैं कि हम धमकियों में नहीं आएंगे। ये पैटर्न है और इस पैटर्न को समझना जरूरी है। दुनिया की शतरंज बदल रही है, एक ध्रुवीय दुनिया खत्म हो रही है। इंडिया, चाइना, रशिया एक नई वर्ल्ड ऑर्डर बन रही है। और इस ट्रांजिशन में जो देश अपनी जगह मजबूत करेगा, आने वाले 50 साल उसके होंगे। भारत वो जगह अपने लिए क्लेम कर रहा है। भारत एक ऐसा देश है जिसने 200 साल की गुलामी झेली, जिसने डिवाइड और रूल सहा, जो अपने आप पर विश्वास करना भूल गया था। पर वो दौर अब नहीं है। आज का भारत वो देश है जो रूस के साथ भी बैठता है, अमेरिका के साथ भी, जो चीन को आंख में आंख देकर गैल्वन में जवाब देता है, जो क्वाड में भी है, SCO में भी, जो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर्स के दबाव में नहीं आता। ये कोई अग्रेशन नहीं है, ये कॉन्फिडेंस है, स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी है, और यही नया भारत है। पर एक सवाल जो आपको सोचना चाहिए, जब कोई देश इतना इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करता है तो उसे क्या फेस करना पड़ता है? पड़ोस में आग, ट्रेड वॉर्स, डिप्लोमैटिक प्रेशर। क्या भारत का ये रास्ता आसान है? कमेंट में बताइए, आपको क्या लगता है, भारत की ये इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी सही है या इससे हम ज्यादा रिस्क ले रहे हैं? इस वीडियो को देखने के बाद आप उन 95% लोगों से आगे निकल गए हों जिनको सिर्फ आधी अधूरी नॉलेज है, जिन्हें लगता तो है कि उन्हें बहुत नॉलेज है, और हम आपको ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोस दिखाकर हमेशा आगे बढ़ाते रहेंगे। कहीं आप हमें भूल ना जाएं, इसीलिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो कर लीजिए।